हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग को कक्षा 11वीं में आगे पढ़ना है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की सीमाएं और द्वितीय नियम की आवश्यकता। अभी तक हम लोग ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम देखे थे और उसके आधार पे क्या क्या देखे थे, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और एंथैल्पी परिवर्तन को देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम था उसकी सीमाएं और उसमें क्या क्या कमी थी उसके बारे में, और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बाद ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम दिया गया तो द्वितीय नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी और किस कारण से पड़ी, इन सब के बारे में देखना है। तो जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम था वह ऊष्मा कार्य का संबंध बताता था। माने कि ऊष्मा देते थे तो कार्य होता था, तो ऊष्मा और कार्य का संबंध को बताता था। किंतु जो प्रथम नियम था वो यह नहीं बताता था कि किस विशेष दिशा में कार्य होगी। माने कार्य होने की दिशा के बारे में किसी प्रकार की जानकारी उसमें नहीं दी गई थी। तो क्रिया की दिशा माने कि कौन से डायरेक्शन में कार्य होगा जब उसको ऊष्मा देंगे, तो इस बारे में कुछ नहीं बताता था। इसलिए स्वतः प्रवर्तिता माने कि अपने आप जो रिएक्शन आगे बढ़ता है उसको बोला जाता है स्वतः, माने किसी अन्य उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे स्वतः प्रवर्तिता। तो ऐसे रिएक्शन ये नहीं बताता था कि जो ऊष्मा है वह गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर जाती है, इन सब के बारे में नहीं बताया गया था उसमें, क्योंकि विशिष्ट परिवर्तन संभव है कि नहीं इसके बारे में भी नहीं पता चला प्रथम नियम से। और जो परिवर्तन है वो किन परिस्थितियों में होगा और परिवर्तन होगा कि नहीं इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया था। इसलिए जो प्रथम नियम था उसके बाद द्वितीय नियम की आवश्यकता पड़ी। तो जो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है उसको समझने से पहले हम लोग को स्वतः और अस्वतः अभिक्रिया के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि स्वतः अभिक्रिया किन परिस्थिति में होगी और अस्वतः अभिक्रिया किन परिस्थिति में होगी, उसके आधार पर ही ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को दिया गया है। तो स्वतः और अस्वतः परिवर्तन के बारे में देखते हैं। तो वे अभिक्रिया जो किसी बाहरी साधन के बिना माने किसी प्रकार से ताप, दाब, उत्प्रेरक इन सब में बाहरी रूप से हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे, फिर भी वह अभिक्रिया अपने आप स्वतः अपनी आंतरिक ऊर्जा के द्वारा कंप्लीट होती है, अपने आप क्रिया करती है, वह अभिक्रिया कहलाती है स्वतः अभिक्रिया। और जो अभिक्रिया अपनी आंतरिक ऊर्जा के बल पे नहीं हो सकती है उसके लिए बाहरी अगर ताप बढ़ाना पड़े या फिर दाब बढ़ाना पड़े या उत्प्रेरक उसमें लगाना पड़े, माने बाहरी रूप से उसको उत्प्रेरित करना पड़े, वे अभिक्रिया कहलाएंगी अस्वतः अभिक्रिया या फिर अप्राकृत अभिक्रिया या अप्राकृतिक क्रियाएं भी कहलाती हैं। तो पहला है पानी का ऊपर से नीचे की ओर आना। इसमें गैसों का मिश्रित होना, ऊष्मा का गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाना, इन सभी प्रक्रिया को अगर हम लोग उल्टी दिशा में करेंगे तो क्या होगा, एक ही दिशा में चलती हैं। जैसे पानी को ऊपर से डालेंगे तो नीचे की ओर ही आएगा, माने वह स्वतः अभिक्रिया है, ऊपर से डाले तो नीचे आएगा ही। उसी प्रकार 2 या 3 गैस को खुला छोड़ देंगे तो गैस आपस में मिल करके मिश्रित हो जाएंगी, और गर्म वस्तु लेंगे और उसको ठंडी वस्तु के संपर्क में लाएंगे तो ऊष्मा जो है गर्म वस्तु से हमेशा ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होगी। तो इन सभी में एक ही दिशा में रिएक्शन होता है। अगर हम लोग इसको विपरीत दिशा में करना चाहेंगे तो क्या होगा, उस पर कुछ कार्य करना पड़ेगा, हमको वर्क करना पड़ेगा, तभी वे क्रियाएं विपरीत दिशा में होंगी। तो यह सब क्रिया स्वतः या प्राकृतिक अभिक्रियाएं कहलाएंगी तथा वह गुण जो स्वतः अभिक्रिया के लिए आवश्यक होंगे वह स्वतः प्रवर्तिता कहलाती हैं।
स्वतः अभिक्रियाओं के लिए जो गुण आवश्यक होते हैं वो स्वतः प्रवर्तिता कहलाते हैं। तो स्वतः जो प्रवर्तिता रहती है उसकी कसौटी कहने का मतलब है कि टाइटेरिया क्या क्या उसकी सीमाएं या फिर टाइटेरिया उसके रहते हैं उसको देखेंगे। तो जो स्वतः अभिक्रिया होती है वो हमेशा एक ही दिशा में होती है और जितने भी प्राकृतिक अभिक्रियाएं हैं जैसे झरने से पानी का नीचे आना, किसी चीज को ऊपर की ओर फेंकने पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा नीचे की ओर गिरना, इन सभी जो प्राकृतिक अभिक्रियाएं हैं वो स्वतः होती हैं, अपने आप होती हैं और विपरीत दिशा में इनको नहीं कराया जा सकता, माने कि ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति की होती हैं। अब बाह्य साधन के द्वारा माने बाहर से हम लोग कुछ भी बल लगाकर इसको विपरीत दिशा में कर सकते हैं, माने कि अपने आप विपरीत दिशा में नहीं होंगी लेकिन बाहर से जब इन पे कुछ बल लगाएंगे, इस पे कार्य करेंगे तो इनको विपरीत दिशा में कर सकते हैं। दूसरा है स्वतः जो प्रवर्तिता होती है उनको पूरा होने का समय कारक नहीं होता, ये सीधी या फिर तेज कुछ भी हो सकती हैं, माने कि इनका समय जो एक निश्चित समय नहीं रहता है, ये सीधा भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है और देर तक या फिर धीमी गति से भी हो सकता है। एक बार साम्य अवस्था माने कि दोनों दिशा में जब होंगी तो उसमें साम्य स्थापित होगा, क्योंकि जब अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर बराबर हो जाएंगी तो वहां पे साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगा। तो साम्य स्थापित जब हो जाता है तो इस क्रिया को तब तक चालू नहीं किया जा सकता जब तक उस साम्य अवस्था में परिवर्तन न किया जाए या साम्य अवस्था को छेड़छाड़ करके अव्यवस्थित न किया जाए। अभिक्रिया जिनमें डेल एच माने एंथैल्पी परिवर्तन का मान ऋणात्मक होता है वो क्या होती हैं, स्वतः अभिक्रिया होती हैं, क्योंकि एंथैल्पी का मान कम होगा, डेल एच का मान ऋणात्मक होगा तो आगे की ओर अभिक्रिया होती है और इस प्रकार की अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होंगी तभी एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होगा। और बर्फ का पिघलना, पानी का वाष्प बनना, ये सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती हैं। जैसे कि बर्फ का पिघलना, खुला छोड़ेंगे तो अपने आप पिघल जाता है, और पानी का वाष्प में परिवर्तित होना, ये सभी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं, फिर भी यह स्वतः अभिक्रिया होती हैं। माने कि जो स्वतः अभिक्रिया है उसको ऊष्माक्षेपी होना चाहिए, लेकिन जो बर्फ का पिघलना और पानी का वाष्प में परिवर्तित होना, ये सभी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं, लेकिन फिर भी ये स्वतः अभिक्रिया होती है, माने कि अपने आप होती है, तो ये इनका अपवाद में आ जाएगा। और जो एंट्रोपी है उसको ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में बताया गया है अच्छे से, द्वितीय नियम के लिए, तो उसको आगे देखेंगे। ये यहाँ पे स्वतः प्रवर्तिता की कसौटी पूरा होता है। अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे अवस्था फलन के रूप में एंट्रोपी की अवधारणा और स्वतः प्रवर्तिता। जो स्वतः प्रवर्तिता है उसको क्या बोलेंगे, अनियमितता भी बोल सकते हैं। स्वतः प्रवर्तिता माने अपने आप किसी भी दिशा में टेढ़ी मेढ़े पथ से रिएक्शन करेगा, या फिर कोई चीज व्यवस्थित है तो उसमें अपने आप रिएक्शन होगा तो वो अव्यवस्थित रूप से बेतरतीब होना शुरू हो जाएगा, तो उसको यादृच्छिकता या फिर अनियमितता भी बोलते हैं। तो स्वतः प्रवर्तिता उन अभिक्रियाओं या प्रक्रियाओं को बोला जाता है जिसमें बाहरी बल या फिर बाहरी दाब की आवश्यकता नहीं होती है और अपने आप किसी एक दिशा में वह अभिक्रिया होती रहती है। प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब स्वतः प्रवर्तिता में आएंगी, और स्वतः प्रवर्तिता जो है धीमी गति से भी हो सकती है और तेज गति से भी हो सकती है। यहाँ पे अव्यवस्था का माप
जितना भी अव्यवस्था पाया जाता है उसी को एंट्रॉपी कहते हैं। और एंट्रॉपी जो रहता है उसको कैपिटल एस से प्रदर्शित किया जाता है। तो जब तक स्वतः प्रवर्तिता को हम लोग अच्छे से समझेंगे, उसके लिए एक ऊष्मागतिकी राशि की आवश्यकता पड़ती है, उसी को बोला जाता है एंट्रॉपी। और जो एंट्रॉपी है वह स्वतः प्रवर्तिता में अव्यवस्था जो भी होती है, जैसे कोई ठोस रूप में है लेकिन इसमें स्वतः प्रवर्तिता होगी तो इसके अणु गति करने लगेंगे और एक निश्चित डायरेक्शन में गति करेंगे, तो इसकी जो व्यवस्था है ठोस रूप की वो बिगड़ करके अव्यवस्थित हो जाएगी। तो उसी अव्यवस्थित स्वरूप को एंट्रॉपी कहते हैं और यह अव्यवस्था की माप होती है। और जो एंट्रॉपी है उसको इंग्लिश में बोलेंगे तो रेंडमनेस या फिर डिसऑर्डर भी कहा जाता है और यह कैपिटल एस से प्रदर्शित होता है। तो जो एंट्रॉपी है वह क्या है, एक महत्वपूर्ण ऊष्मागतिकीय गुण है और इसको सर्वप्रथम सन 1850 में क्लासियस ने दिया था। इसकी जो है भौतिक सार्थकता, माने एंट्रॉपी को भौतिक रूप से समझेंगे तो वो क्या होती है, अव्यवस्था या फिर अपने आप गति करने की, अव्यवस्थित गति करने की जो क्षमता है वही कहलाएगा एंट्रॉपी। अगर इसकी परिभाषा देखेंगे तो एंट्रॉपी किसी निकाय की, निकाय माने कि सिस्टम या फिर तंत्र या फिर निकाय, उसी को बोलते हैं, तो निकाय की अव्यवस्था या फिर बेतरतीब की माप है। जैसे बर्फ की अव्यवस्था कम होगी और जल की अव्यवस्था ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि बर्फ के अणु पास पास व्यवस्थित रूप से जमे रहते हैं तो उसमें अव्यवस्था कम है, तो बर्फ की एंट्रॉपी का मान कम होगा। लेकिन वही बर्फ जब पानी में बदल जाएगा तो पानी में बदलेगा तो उसके अणु, बर्फ के जो कण हैं वो पानी में गति करने लगेंगे, बहने का गुण आ जाएगा, तो बर्फ की अपेक्षा उसकी अव्यवस्था बढ़ जाएगी, तो पानी की जो एंट्रॉपी का मान है ज़्यादा होगा और बर्फ की एंट्रॉपी का मान कम होगा। अब वही पानी जब गैस में परिवर्तित हो जाएगी, जल वाष्प बना लेगा, तो गैस के रूप में उसके अणु और ज़्यादा गति करेंगे और ज़्यादा बेतरतीब रूप से इधर उधर घूमेंगे, तो गैस की जो अव्यवस्था होती है सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए गैस की एंट्रॉपी का मान सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद द्रव की एंट्रॉपी का मान रहेगा और सबसे कम जो रहता है ठोस की एंट्रॉपी का मान पाया जाता है। तो जो व्यवस्थित आणविक विन्यास के कारण एंट्रॉपी का मान अधिक प्राप्त होगा। जब व्यवस्थित रहेंगे कण तो एंट्रॉपी का मान कम होगा, लेकिन अव्यवस्थित रहेंगे तो एंट्रॉपी का मान बढ़ जाता है। एंट्रॉपी जो है एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा के समान भी एंट्रॉपी एक मात्रात्मक गुण माना गया है और यह भी तंत्र की अवस्था पर निर्भर करता है। माने प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के मान से एंट्रॉपी परिवर्तन की गणना करते हैं, जैसे हम लोग एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा में करते थे। तो एंट्रॉपी देखेंगे, जो एंट्रॉपी है उसको कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं, तो यह है एंट्रॉपी का संकेत और यह एक अवस्था फलन होता है। जब एंट्रॉपी परिवर्तन को देखेंगे तो इसको डेल एस से प्रदर्शित किया जाता है और एस अंतिम ऋण एस प्रारंभिक माने कि डेल एस। अंतिम अवस्था में एंट्रॉपी का मान और प्रारंभिक अवस्था में एंट्रॉपी के मान को घटाएंगे इसमें से इसको, तो एंट्रॉपी परिवर्तन का मान आएगा। तो दो अवस्था पे निर्भर कर रहा है, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पे, तो यह एक अवस्था फलन होता है। इसको अगर रिएक्शन के लिए देखेंगे तो एस उत्पाद माने उत्पाद की या प्रोडक्ट की एंथैल्पी का मान ऋण अभिकारक की एंथैल्पी का, यहाँ पे उत्पाद की एंट्रॉपी का मान
रीड अभिकारक की एंट्रोपी का मान। तो इसको एस प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं और इसको एस रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों का जब माइनस करेंगे इसमें से इसको, तो डेल एस का मान आता है। डेल एस एंट्रोपी जो क्या होती है वह, अब यहाँ पे डेल एस का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। यहाँ पे जब इसका मान ज्यादा होगा, इसका मान कम होगा, तो डेल एस का मान धनात्मक आएगा, और इसका मान ज्यादा होगा, इसका मान कम होगा, तो डेल एस का मान ऋणात्मक आएगा। जब दोनों का मान बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, डेल एस का मान जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जो अनियमितता रहती है उसको गणितीय रूप में देखेंगे अनियमितता को। तो सबसे पहले इसको माना जाता है कि किसी भी तंत्र को या फिर प्रक्रम को या सिस्टम को क्या करेंगे, क्यू ऊष्मा जब देते हैं तो ऊष्मा देंगे तो उसके जो अक्रिय अणु रहेंगे सक्रिय होकर के गति करने लगेंगे और गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। जैसे जैसे उनमें गति करने की क्षमता होती है, बढ़ती जाएगी गति करने की क्षमता, उस तंत्र की अनियमितता या फिर अव्यवस्था भी बढ़ती जाएगी और अधिक ऊष्मा अवशोषण करेगा तो अनियमितता का मान अधिक होगा। किसी भी प्रक्रम में समान मात्रा की जो ऊष्मा रहती है उसको उच्च ताप की जगह निम्न ताप दिया जाता है। माने कि अधिक अनियमितता जब होगी तो यह स्थिति दर्शाती है कि एंट्रोपी परिवर्तन ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो एंट्रोपी के लिए जब समीकरण लिखेंगे तो डेल एस बराबर होता है क्यू आर ई भी अपॉन टी। क्यू आर ई भी का मतलब है, आर ई भी माने रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए, और यह होता है क्यू अपॉन टी। तो डेल एस बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पे क्यू और डेल एस एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं, ये ऊपर में है तो, और टी नीचे में है तो डेल एस के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो जब क्यू का मान ज्यादा होगा तो एंट्रोपी का मान भी ज्यादा होगा, और जब टी का मान ज्यादा होगा तो एंट्रोपी परिवर्तन का मान कम होता है, क्योंकि ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती रहते हैं। अब इसका मात्रक देखेंगे तो क्यू ऊष्मा है, ऊष्मा को एसआई पद्धति में ऊष्मा का मात्रक होता है जूल, और टेम्परेचर का मात्रक अगर लेंगे केल्विन, तो एसआई पद्धति के अनुसार एंट्रोपी का जो मात्रक है वो हो जाएगा जूल पर केल्विन, और 1 मोल के लिए निकालेंगे तो पर मोल। ये एसआई पद्धति में है। अगर सीजीएस पद्धति या फिर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में देखेंगे तो क्यू का मान कैलोरी में आ जाएगा, ऊष्मा का इकाई कैलोरी हो जाएगा, और ये हो जाएगा केल्विन। तो कैलोरी पर केल्विन और 1 मोल के लिए पर मोल, ये एंट्रोपी की इकाई हो जाएगी सीजीएस पद्धति में। तो यहाँ पे क्यूआरवी का उपयोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए ही किया गया है। एंट्रोपी की इकाई के बाद अब देखते हैं कि जो स्वतः प्रवर्तिता के मामले में एंट्रोपी में परिवर्तन कैसे होता है। तो जो एंट्रोपी का मान विलगित तंत्र के लिए डेल एस का मान धनात्मक होगा। तो हम लोग ब्रह्मांड को बांटे थे सिस्टम और सराउंडिंग में। तो सिस्टम का मतलब है तंत्र और सराउंडिंग का मतलब है परिवेश या फिर तंत्र के चारों ओर का वातावरण। तो जो एंट्रोपी का मान हम लोग देखेंगे तो डेल एस एंट्रोपी परिवर्तन टोटल, पूर्ण रूप से जो एंट्रोपी परिवर्तन का मान होता है वह डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग, माने कि
तंत्र की एंट्रॉपी धन तंत्र के चारों ओर के परिवेश की एंट्रॉपी का योग पूरे ब्रह्मांड की टोटल एंट्रॉपी के बराबर होती है। तो इसलिए इसको लिखे हैं डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग। यहाँ पे डेल एस का 3 मान हो सकता है। जब डेल एस का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव, या फिर डेल एस का मान ऋणात्मक होगा और डेल एस का मान 0 हो जाएगा। डेल एस का मान धनात्मक होगा, डेल एस का मान धनात्मक होगा, इसका मतलब है कि अव्यवस्था का मान बढ़ेगा। तो अव्यवस्था का मान बढ़ेगा तो उस स्थिति में अपने आप अभिक्रिया होने लगेगी और अभिक्रिया जितना ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा अव्यवस्था बढ़ेगी। तो जब डेल एस का मान पॉजिटिव होगा तो वह स्वतः अभिक्रिया या स्वतः प्रवर्तिता के लिए होगा। तो स्वतः प्रवर्तिता के लिए डेल एस का मान पॉजिटिव आता है और अनियमितता या अव्यवस्था का मान बहुत ज़्यादा इसमें पाया जाएगा। दूसरा देखते हैं कि डेल एस का मान ऋणात्मक कब होगा, जब अभिक्रिया स्वतः नहीं होगी, माने कि अस्वतः अभिक्रिया के लिए डेल एस का मान ऋणात्मक होता है। इसके लिए हो जाएगी स्वतः अभिक्रिया और इसके लिए हो जाएगी अस्वतः अभिक्रिया। तो डेल एस का मान ऋणात्मक होगा तो अभिक्रिया अपने आप नहीं होगी, तो अनियमितता नहीं बढ़ेगी, अव्यवस्था नहीं बढ़ेगी, तो एंट्रॉपी का मान नहीं बढ़ेगा, माने कि ऋणात्मक में आएगा। अब तीसरी स्थिति देखते हैं कि जब इस प्रकार से उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी अग्र दिशा में और पश्च दिशा में, तो दोनों का दर जब समान आ जाएगा तो साम्य अवस्था में डेल एस का मान 0 हो जाता है और डेल एस का मान 0 कब होगा, साम्य अवस्था में होगा। तो ये साम्य अवस्था के लिए हो जाएगा। तो जब डेल एस का मान पॉजिटिव कब होगा, जब इसका मान बड़ा होगा, इन दोनों का योग इससे बड़ा हो जाएगा तो पॉजिटिव मान आएगा। इन दोनों का योग जब इससे छोटा हो जाएगा तो ऋणात्मक मान आएगा और इन दोनों का योग इसके बराबर होगा तो 0 मान आएगा। ये हो गया। अब देखते हैं आगे कि जो उत्क्रमणीय प्रक्रम रहेगा उसके लिए एंट्रॉपी परिवर्तन का मान। तो जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी इस प्रकार से अभिक्रिया होगी, उसके लिए पहले अभिक्रिया आगे की ओर होगी, इस पथ पे होगी अग्र दिशा में। तो डेल एस सिस्टम बराबर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू अपान टी। पहले अभिक्रिया के लिए क्यू अपान टी हो जाएगा और दूसरी अभिक्रिया यह सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, तो पहली अभिक्रिया इधर होगी सिस्टम से सराउंडिंग, तो डेल एस सिस्टम बराबर प्लस क्यू बाई टी। अब दूसरी अभिक्रिया इधर से इधर होगी तो इसको लेंगे डेल एस सराउंडिंग बराबर माइनस क्यू अपान टी, एक दूसरे के अपोजिट है। तो अब डेल एस टोटल निकालेंगे तो प्लस क्यू बाई टी माइनस क्यू बाई टी, तो ये दोनों कट जाएगा प्लस और माइनस और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे डेल एस टोटल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए होता है जिसके लिए डेल एस टोटल का मान सिस्टम और सराउंडिंग के योग के बराबर होगा और उसका मान 0 मिलता है। अब देखेंगे कि जो एंट्रॉपी की विशेषताएं, तो एंट्रॉपी की विशेषता में एंट्रॉपी की बहुत सारी विशेषताएं देखने को मिलेंगी, जिसमें देखेंगे हम लोग कि किस प्रकार से एंट्रॉपी के मान पे अभिक्रिया का मान निर्भर होता है। एंट्रॉपी मापने योग्य गुण नहीं रहता है, माने एंट्रॉपी परिवर्तन माने कि डेल एस को ही हम लोग नाप सकते हैं, एस को नहीं माप सकते।
ये पहली विशेषता है। दूसरा देखेंगे, यह एक अवस्था फलन है, माने कि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे निर्भर करती है। और यह जो अवस्था है एंट्रोपी की अवस्था, वह किस पे निर्भर करेगी? ताप, दाब, आयतन और मोलों की संख्या पे निर्भर करती है। इन मोलों की संख्या, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम और ये है टेम्परेचर, इन सब पे निर्भर करेगी इसकी अवस्था। अब देखेंगे कि जो एंट्रोपी परिवर्तन है वो क्या होता है? पदार्थ की या अभिक्रिया की अंतिम अवस्था ऋण प्रारंभिक अवस्था के अंतर के बराबर होता है। एंट्रोपी परिवर्तन का मान जब चक्रीय अभिक्रिया होगी तो चक्रीय परिवर्तन में क्या होगा? इस प्रकार से कोई अभिक्रिया होगी, माना यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे आएगा, तो इसके लिए डेल एस अंतिम निकालेंगे तो ये हो गया बी बिंदु है, तो यहीं पे इसका अंतिम मिल रहा है और यहीं पे इसका शुरू हो रहा है। तो जो साइक्लिक अभिक्रिया रहता है, चक्रीय अभिक्रिया, उसके लिए डेल एस का मान 0 आता है, क्योंकि अंतिम और प्रारंभिक एक ही बिंदु आता है तो डेल एस का मान 0 होता है चक्रीय अभिक्रिया के लिए। साम्य अवस्था पर एंट्रोपी परिवर्तन का मान क्या होगा? 0 होता है। और जो प्राकृतिक प्रक्रम है, माने कि अनुत्क्रमणीय जो अभिक्रिया होती हैं, उनके लिए एंट्रोपी परिवर्तन का मान क्या होगा? धनात्मक होता है। डेल एस यूनिवर्स ऐसे लिखा है इज ग्रेटर देन 0। डेल एस यूनिवर्स माने कि जो ब्रह्मांड की टोटल एंट्रोपी है, इसको डेल एस टोटल भी लिख सकते हैं। जो ब्रह्मांड की एंट्रोपी है उसका मान जब 0 से ज्यादा होगा, धनात्मक होगा, तो प्राकृतिक अभिक्रिया के लिए रहता है और ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति की होती हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए डेल एस सराउंडिंग का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम्य अवस्था स्थापित होती है। तो यहाँ पे जो डेल एस टोटल बराबर सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो इसका मान 0 हो रहा है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग, तो 0, इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा डेल एस सिस्टम बराबर, ये इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, माइनस डेल एस सिस्टम बराबर डेल एस सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग का मान एक दूसरे के विपरीत हो जाता है, क्योंकि दोनों में माइनस आ जाएगा। और जो रुद्धोष्म प्रक्रम रहता है उसके लिए सिस्टम डेल एस सिस्टम का मान भी 0 रहेगा, डेल एस सराउंडिंग का मान भी 0 रहेगा और एस टोटल का मान भी 0 रहता है। जो रुद्धोष्म अभिक्रिया है उसके लिए एंट्रोपी बराबर डेल एस बराबर क्यू अपॉन टी रहता है। तो रुद्धोष्म जो अभिक्रिया रहेगा उसके लिए क्यू का मान 0 आता है। तो क्यू का मान रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए 0 रहेगा, तो यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो डेल एस बराबर 0 अपॉन टी हो जाएगा। तो डेल एस बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो डेल एस सिस्टम 0, डेल एस सराउंडिंग बराबर भी 0 और डेल एस टोटल बराबर भी 0 हो जाएगा रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए। अब देखते हैं कि जो प्रावस्था संक्रमण में एंट्रोपी परिवर्तन, माने कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब परिवर्तन होता है तो उसमें एंट्रोपी परिवर्तन कैसे होता है। सबसे पहले देखेंगे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन, माने कि ठोस से द्रव में परिवर्तन, द्रव से गैस में परिवर्तन या फिर
ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन। तो 3 प्रकार से परिवर्तन होता है। पहला क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड बनेगा, दूसरा क्या होगा, लिक्विड से गैस बनेगा, और तीसरा क्या होगा, सॉलिड से सीधा गैस बनेगा। ठोस से द्रव, द्रव से गैस और ठोस से सीधा गैस, ये 3 प्रकार से परिवर्तन होता है अवस्था में। तो सबसे पहले देखेंगे गलन की एंट्रोपी। गलन की एंट्रोपी किसको बोलेंगे, जब किसी पदार्थ का 1 मोल उसके गलनांक पे समान ताप पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसको बोलते हैं गलन की एंट्रोपी। और जो भी ऊष्मा अवशोषित होगी उसको गलन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। पहला आता है जब ठोस माने कि कोई भी ठोस का 1 मोल लेंगे और एक निश्चित ताप पे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होगी तो उस अवस्था में उसकी जो एंट्रोपी परिवर्तन होगी उसको बोलेंगे गलन की एंट्रोपी। और वहाँ इस ठोस का गलनांक बिंदु, यहाँ पे गलनांक बिंदु पे होता है, तो जो भी गलनांक बिंदु रहेगा उसके लिए जो भी ऊष्मा दी जाएगी उसको बोलेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा। तो इसके लिए जो एंट्रोपी परिवर्तन है उसको बोलेंगे गलन की एंट्रोपी। और जो गलन की एंथैल्पी का मान है वो रहता है डेल एच फ्यूजन। जैसे हम लोग एंथैल्पी के लिए डेल एच फ्यूजन निकालते थे उसी प्रकार यहाँ पे क्या निकालेंगे, एंट्रोपी का मान निकालेंगे। तो एंट्रोपी का मान हो जाएगा डेल एच फ्यूजन माने कि गलन की एंट्रोपी। तो यहाँ पे जो भी ऊष्मा देंगे वो हो जाएगा आंतरिक ऊष्मा के गलन की एंथैल्पी के बराबर। तो यहाँ पे जो QRE भी हो जाएगा और डेल एच फ्यूजन के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो डेल एच फ्यूजन होगा तो इसके लिए एंट्रोपी परिवर्तन का जब मान निकालते हैं तो ये ठोस से द्रव में गया तो प्रारंभिक अवस्था ठोस हो जाएगी और अंतिम अवस्था क्या हो जाएगी, लिक्विड। तो डेल एच फ्यूजन बराबर क्या होगा, डेल एच फ्यूजन बराबर डेल एच अंतिम अवस्था माने कि लिक्विड की अवस्था ऋण डेल एच, ये सॉलिड अवस्था है तो यहाँ पे हो जाएगा सॉलिड की अवस्था। तो डेल एच लिक्विड माइनस डेल एच सॉलिड हो जाएगा इसके लिए। और जब यहाँ पे डेल एच बराबर होता है QREV अपॉन T, ये होता है तो डेल एच फ्यूजन के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे QREV बराबर इसके बराबर हुआ है तो ये हो जाएगा डेल एच फ्यूजन अपॉन T फ्यूजन। तो डेल एच फ्यूजन बराबर डेल एच फ्यूजन अपॉन T फ्यूजन। जो ताप है वो गलन का ताप कहलाएगा माने गलनांक कहलाएगा और जो भी एंथैल्पी परिवर्तन होगी गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। और डेल एच फ्यूजन बराबर ये डेल एच अंतिम में द्रव बन रहा है तो द्रव हो जाएगा और पहले क्या था, ठोस था तो डेल एच सॉलिड इसके लिए हो जाएगा। तो ये हो गई गलन की एंथैल्पी जिसको डेल एच फ्यूजन से प्रदर्शित करते हैं। और डेल एच फ्यूजन का जो मान होता है वह धनात्मक या फिर पॉजिटिव होता है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे वाष्पन की एंथैल्पी। दूसरा देखना है वाष्पन की एंथैल्पी। तो वाष्पन माने कि जो द्रव है वह गैस में जब परिवर्तित होता है, 1 मोल द्रव 1 मोल गैस में एक निश्चित ताप पे परिवर्तित होगा तो वह कहलाएगा वाष्पन की प्रक्रिया।
और उसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा वाष्पन की एंथैल्पी, और जो एंट्रॉपी परिवर्तन होगा वाष्पन की एंट्रॉपी कहलाएगी। और यह कौन से बिंदु पे होता है? क्वथन बिंदु या फिर क्वथनांक पे यह प्रक्रिया संपन्न होती है। इसको कैसा लिखेंगे? डेल एस वेपर, VAPOUR। वेपर का मतलब है कि वाष्पन, तो वाष्पन की एंथैल्पी माने कि डेल एस वेपोराइजेशन। अब इसको कैसे लिखेंगे? डेल एच वेपोराइजेशन अपॉन टी, और टी कौन सा बिंदु है? ये भी क्वथनांक का बिंदु है, तो क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पे बी लिखेंगे। तो डेल एच वेपोराइजेशन बराबर होता है डेल एच वेपोराइजेशन बटा टी, बी माने कि बॉइलिंग पॉइंट या फिर क्वथनांक बिंदु। और इसको जब डेल एच वेपोराइजेशन लिखेंगे तो पहले किस में परिवर्तित हो रहा है? गैस में, तो गैस को बोलेंगे वेपर, तो ये हो जाएगा वेस एस, वेपर माइनस एस क्या हो जाएगा? लिक्विड, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड अवस्था प्रारंभिक अवस्था है, तो यहाँ पे आ जाएगा लिक्विड। और ये है अंतिम अवस्था, ये अंतिम अवस्था गैस है तो वेपर, और प्रारंभिक अवस्था है तो यहाँ पे लिक्विड। ये हो गया वाष्पन की एंथैल्पी। अब तीसरा हम लोग देखेंगे ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी। जब किसी ठोस पदार्थ के 1 मोल को उसके गलनांक बिंदु से कम ताप पे सीधे सीधे वाष्प प्रावस्था में परिवर्तित किया जाता है, तो जो भी एंट्रॉपी परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन की एंट्रॉपी। ऊर्ध्वपातन का जो ताप प्रोसेस है उसको सब्लिमेशन से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड माने कि 1 मोल ठोस है, गलनांक से कम बिंदु पे क्या होगा? गलनांक से कम बिंदु पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे गैस में परिवर्तित हो जाएगा, और इसको बोलेंगे एंट्रॉपी ऑफ सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्वपातन की एंट्रॉपी। तो जब डेल एस यहाँ पे सब्लिमेशन लिखेंगे, सब्लिमेशन माने कि होता है ऊर्ध्वपातन, तो इसके लिए हो जाएगा डेल एच सब्लिमेशन अपॉन टी। यहाँ पे बॉइलिंग या फिर फ्यूजन पॉइंट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये गलनांक से कम ताप पे होता है, तो इसको केवल टी लिखते हैं। तो डेल एच सब्लिमेशन अपॉन टी, और यहाँ पे जब डेल एच निकालेंगे सब्लिमेशन बराबर हो जाएगा, ये गैस है तो गैस को फिर से यहाँ पे वेपर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा वेपर, और एस यहाँ पे ठोस है सॉलिड, तो यहाँ पे हो जाएगा सॉलिड। तो ये है ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी, और इसका मान होता है डेल एच सब्लिमेशन अपॉन टी। अगर अंतिम अवस्था इसमें गैस है तो वेपर, और प्रारंभिक अवस्था एस है तो सॉलिड। ये हो गया। अब इसी के आधार पे जो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को दिया गया है, तो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में उसको कई प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो सभी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम या प्रकृति में होने वाला जो प्रक्रम होता है वह अनुत्क्रमणीय होते हैं। यह है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कि प्रकृति में जितने भी प्रक्रम रहते हैं या फिर स्वतः प्रवर्तित जो प्रक्रम है वह अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर जो गैस आपस में क्रिया नहीं करती हैं उनको आपस में मिलाया जाता है, तो उनकी मिलाने के बाद उनके जो अणुओं की एंट्रॉपी का मान बढ़ जाता है, और उनका जो पृथक्करण है वह अनुत्क्रमणीय विधि से होता है। दूसरा देखेंगे इसी का परिभाषा ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का, तो उसमें आता है कि स्वतः प्रवर्तित
या फिर प्राकृतिक जो परिवर्तन रहते हैं उसके द्वारा ब्रह्मांड की एंट्रॉपी में हमेशा वृद्धि होती रहती है। माने कि स्वतः प्रवर्तित या प्राकृतिक परिवर्तन में ब्रह्मांड की एंट्रॉपी सदैव बढ़ती रहती है। यही है उष्मागतिकी का द्वितीय नियम। इसको जब लिखेंगे तो डेल एस कुल बराबर क्या हो जाता है, पूरे ब्रह्मांड की एंट्रॉपी को दर्शाएगा डेल एस कुल। तो इसके लिए हो जाएगा डेल एस तंत्र धन डेल एस परिवेश। तो जो ब्रह्मांड है कुल उसको सिस्टम और सराउंडिंग में बांटे हैं। तो सिस्टम में डेल एस तंत्र माने तंत्र की एंट्रॉपी परिवर्तन, धन परिवेश की एंट्रॉपी परिवर्तन, और इन दोनों का मान क्या होगा, इसका मान हमेशा ग्रेटर देन बड़ा होता है 0 से। माने कि यहाँ पे क्या होगा, धनात्मक होगा, तभी ब्रह्मांड की एंट्रॉपी में वृद्धि होगी। डेल एस कुल का मान बड़ा होगा 0 से, माने कि धनात्मक होगा, या फिर डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग का मान बड़ा होगा 0 से, धनात्मक होगा, तभी ब्रह्मांड की एंट्रॉपी में वृद्धि होगी। और यही है उष्मागतिकी का द्वितीय नियम, जो कि एंट्रॉपी के आधार पे दिया गया है। इसके आगे देखेंगे गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में, तो इसको अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस यही तक।